यासिर्स लर्निंग हब में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर्स इन सी लैंग्वेज। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो आज की इस वीडियो के जो टॉपिक्स हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होते हैं और फिर हम ये देखेंगे कि स्ट्रक्चर को किस तरह डिक्लेयर किया जाता है, तो स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल्स किस तरह डिफाइन या हम क्रिएट करते हैं और किस तरह से हम इनिशियलाइजेशन करते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल्स की। उसके बाद हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर के जो मेंबर एलिमेंट्स हैं उनको हम किस तरह से एक्सेस करें। इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि हम किस तरह से एरिया ऑफ स्ट्रक्चर्स डिक्लेयर करें और किस तरह से एरिया ऑफ स्ट्रक्चर्स को इनिशियलाइज करें। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मेन मेमोरी में हम किस तरह से स्ट्रक्चर्स को यूज करके रिकॉर्ड्स मेंटेन करें और फाइनली हमारे पास कुछ एग्जांपल प्रोग्राम्स होंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। सो बेसिकली स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है सी लैंग्वेज में। एरेज और स्ट्रक्चर्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो एरेज हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास बहुत सारा डेटा हो लेकिन वो डेटा एक ही टाइप का हो। यानी अगर हमारे पास बहुत सारे इंटीजर्स हैं, हम उन्हें स्टोर करना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, या फिर बहुत सारा फ्लोट टाइप डेटा है और उन तमाम तरह डेटा मेंबर्स को हमें अगर स्टोर करना है तो बजाय इसके कि हम इंडिविजुअल वेरिएबल्स क्रिएट करें, हम क्या करते हैं, ग्रुप वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसे हम एरेज कहते हैं। स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, स्ट्रक्चर्स में भी हम ग्रुप या कलेक्शन ऑफ डेटा रखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप और कलेक्शन ऑफ डेटा है उसका एक जैसा या सेम होना लाजमी नहीं। तो स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है, स्ट्रक्चर्स आर ग्रुप और कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर और हेटेरोजीनस डेटा एलिमेंट्स। यानी स्ट्रक्चर में आप मुख्तलिफ किस्म का डेटा स्टोर कर सकते हैं, कोई इंटीजर हो, कोई फ्लोट हो, कोई कैरेक्टर हो, तो आप इन डिफरेंट टाइप्स के डेटा को ग्रुप करके एक ही वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So a single structure type variable can hold more than one values of different types. So therefore it is also called a record. तो हम कभी कभी स्ट्रक्चर को सी में रिकॉर्ड डेटा टाइप भी कहते हैं। रिकॉर्ड्स में क्या होता है, जैसे अगर आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट की आईडी रखेंगे, उसका रोल नंबर या सीट नंबर जो भी आप कह लें, उसका नाम स्टोर करेंगे। ठीक है, तो अगर हम आईडी की बात करें तो इंटीजर है, अगर हम नाम की बात करें तो कैरेक्टर या स्ट्रिंग डेटा है। इसी तरह से फिर अगर आप उसके मार्क्स या परसेंटेज स्टोर करना चाहते हैं तो मार्क्स इंटीजर होंगे तो परसेंटेज आपकी फ्लोट हो जाएगी। यानी आप डिफरेंट तरह का डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आप प्रेफर करते हैं कि आप स्ट्रक्चर्स को यूज करें। ये जो अभी हमने एग्जांपल ली स्टूडेंट की, तो ये स्टूडेंट रिकॉर्ड कहलाएगा। इसी तरह से अगर आप बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं किसी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, तो आपके पास बुक आईडी होगी, फिर उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि बुक का नाम क्या है या टाइटल क्या है। उसके अलावा आप बुक की प्राइस बता सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के डेटा एलिमेंट्स होंगे, लेकिन हम इनको ग्रुप करेंगे। जब हम इनको एक साथ कंबाइन करके एक ग्रुप में प्रोसेस करेंगे तो इसको हम रिकॉर्ड कहा करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि हम किस तरह से स्ट्रक्चर्स को डिक्लेयर करते हैं और किस तरह से सी में यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर इन सी। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रक्चर को हम किस सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंटैक्स मेंशन कर रहे हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे struct स्ट्रक्ट स्मॉल लेटर्स में। स्ट्रक्ट लिखने के बाद आप स्ट्रक्चर नेम देंगे, यानी ये जो आप डेटा टाइप क्रिएट करने जा रहे हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो इस डेटा टाइप का आप नाम क्या देना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं, तो उसको हम स्ट्रक्चर नेम कहेंगे। उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसमें आप डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स देंगे या मेंबर एलिमेंट्स, यानी आप इंटीजर वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, फ्लोट भी, कैरेक्टर भी। तो तमाम तरह एलिमेंट्स देने के बाद आप यहाँ पे फाइनली कर्ली ब्रैकेट ओवर करेंगे और ये ग्रीन कलर में हमने दिया हुआ है वेरिएबल्स नेम्स, तो ये ऑप्शनल पार्ट है। उसके बाद आप सेमीकोलन देंगे, तो ये ऑप्शनल पार्ट आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये वेरिएबल नेम्स का मतलब क्या होगा तो ये थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं। पहले हम आते हैं कि हम स्ट्रक्चर को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, तो उसका एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम एग्जांपल में क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्ट सेम वही लिखा हमने और स्ट्रक्चर नेम की जगह हम क्या लिख रहे हैं, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय यहाँ पे स्ट्रक्चर नेम कहलाएगा, यानी ये जो हम टाइप क्रिएट कर रहे हैं इस टाइप का नाम हम रख रहे हैं एम्प्लॉय। तो उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट दे रहे हैं। कर्ली ब्रैकेट के बाद हम ये बताएंगे कि एम्प्लॉय जो हम टाइप क्रिएट करने जा रहे हैं इस टाइप में कौन कौन से मेंबर्स होंगे, कौन कौन सा डेटा है जो हम ग्रुप करना चाहते हैं। तो इंटीजर आईडी, तो एक इंटीजर वेरिएबल दे दिया हमने, उस वेरिएबल का नाम क्या है, आईडी। उसके बाद हमने कैरेक्टर वेरिएबल बनाया नेम, और इस नेम वेरिएबल को हम यूज करेंगे एम्प्लॉय का नाम स्टोर करने के लिए। और उसके बाद हमने एक फ्लोट वेरिएबल बनाया सैलरी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने कर्ली ब्रैकेट ओवर कर दी और सेमीकोलन। तो इसको कहते हैं डिक्लेयरिंग ऑफ स्ट्रक्चर। तो हमने ये एक टाइप यहाँ डिफाइन कर दी। अब ये जो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय है इसको हम कहेंगे यूजर डिफाइंड टाइप, और एक तरह से ये आपका एक रिकॉर्ड डिक्लेयर हो गया है। जब भी आप एम्प्लॉय टाइप यूज करेंगे
तो आप एम्प्लॉय की आईडी रख सकते हैं, उसका नाम, और फिर सैलरी इस एम्प्लॉय टाइप वेरिएबल्स जो आप बनाएंगे उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो एक चीज नोट कर लें और आपको याद रखना है कि जब हम सिर्फ स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ किया हुआ है, तो इसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर, तो इसके लिए कोई भी मेमोरी अलोकेट नहीं होती। तो अभी तक हमारी कोई भी मेमोरी अलोकेट नहीं हुई। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा पिक्टोरियली देखना चाहें तो मैंने यहाँ नीचे मेंशन किया हुआ है, बेसिकली जो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप है ये 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पार्ट है वो आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिडिल पार्ट यहाँ पे नेम, और थर्ड पार्ट सैलरी। लेकिन मैं दोबारा दोहरा दूं कि अभी तक ये जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है स्ट्रक्चर टाइप, इसके लिए कोई भी मेमोरी अलोकेट नहीं हुई। लेकिन जब होगी तो कितनी मेमोरी अलोकेट होगी? जब हम एक सिंगल वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का, तो 2 बाइट्स आईडी के लिए होंगे, 25 बाइट नेम के लिए, और 4 बाइट्स सैलरी के लिए। तो अगर हम इन तमाम तरफ सम करें तो ये हो जाते हैं 31 बाइट्स। तो 31 बाइट स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप के एक सिंगल वेरिएबल को स्टोर करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो यानी एक जो रिकॉर्ड होगा एम्प्लॉय का, उसके लिए आपको 31 या 31 बाइट्स चाहिए। तो अब आइए हम देखते हैं कि ये तो टाइप तो हमने क्रिएट कर दी, अब इस टाइप के वेरिएबल्स कैसे बनाएंगे हम। तो यहाँ पे देखिए ये सेम वही जो सिंटेक्स था यहाँ मौजूद है। अब यहाँ पे ये जो हमने पार्ट स्किप कर दिया था वेरिएबल नेम्स, तो यहाँ पे अब हम उसको यूज कर रहे हैं। तो हमने सेम वही स्ट्रक्चर दिया हुआ, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय INT ID, कैरेक्टर नेम 25, साइज रखी हुई हमने नेम की, फ्लोट सैलरी, और उसके बाद यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रैकेट के बाद हमने EMP लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम एक वेरिएबल भी क्रिएट कर रहे हैं और वेरिएबल की टाइप क्या होगी? स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। ठीक है, जब आप ये यहाँ पे लिखते हैं EMP, तो इंटरनली क्या होता है, एक इंटरनल पॉइंटर क्रिएट हो जाता है जिसका नाम EMP होगा, और ये पॉइंटर पॉइंट करेगा बेस एड्रेस को, जो जहां आपकी मेमोरी एलोकेट होगी इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आईडी जो एड्रेस है 10230 ये स्टोर हो गया EMP में, और इस EMP को हम कहेंगे इंटरनल पॉइंटर। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने पॉइंटर तो क्रिएट नहीं किया, एस्टेरिक तो नहीं लगाया हुआ, तो बेसिकली इसको हम कहते हैं इंटरनल पॉइंटर। तो इंटरनल पॉइंटर के पास बेस एड्रेस होगा आपके स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे देखिए 10230 पे क्या है? ID, और उसके बाद ये तमाम तर कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में बाकी मेंबर्स स्टोर हैं। तो ये बेस एड्रेस स्टोर हो चुका है EMP में। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल क्रिएट किया है। अब ये वेरिएबल आप चाहें तो जब आप स्ट्रक्चर डिक्लेयर करें उसके साथ क्रिएट करें, या फिर अगर आप यहाँ पे क्रिएट नहीं करना चाहते और आप बाद में स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल बनाना चाहते हैं, तब भी आपके पास चॉइस है कि आप लेटर ऑन स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए अब हम सेकंड मेथड देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल ना बनाएं तो फिर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर यहाँ पे देखें सेम वही आपके पास स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, इंटीजर ID, कैरेक्टर नेम, फ्लोट सैलरी। तो अब यहाँ पे देखिए हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट नहीं कर रहे। जब हम स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर रहे हैं उस वक्त कोई भी वेरिएबल हमने नहीं लिया। तो बाद में अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल, तो आपको लिखना होगा सबसे पहले स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। तो ये यूजर डिफाइंड टाइप है आपकी, यानी जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, सेम स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। उसके बाद आप वेरिएबल्स के नाम दे सकते हैं। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितने वेरिएबल्स बनाना चाह रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर E1, E2 यानी हमने 2 स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल्स क्रिएट किए हुए यहाँ पे। तो आइए अब इसकी हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो आप देखिए जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आपके पास जो E1 वेरिएबल है ये पॉइंट करेगा फर्स्ट स्ट्रक्चर वेरिएबल को, और जो आपके पास E2 है वो सेकंड स्ट्रक्चर वेरिएबल को। तो यानी अब आपके पास 2 तरीके हो गए कि जब आप स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं तब भी वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, सेमीकोलन से पहले आए और कर्ली ब्रैकेट के बाद। इन दोनों के दरमियान में आप जितने वेरिएबल नेम्स आप देना चाहें दे सकते हो, उतने वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, या फिर अगर आप बाद में क्रिएट करना चाहते हैं स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल्स, तो आप स्ट्रक्ट एम्प्लॉय या जो भी आपने नाम दिया होगा यहाँ पे स्ट्रक्चर का वो मेंशन करेंगे, उसके बाद आप वेरिएबल्स के नाम दे सकते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा है कि अब स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल्स क्रिएट किस तरह करें। अब आइए देखते हैं कि हम इन वेरिएबल्स में डेटा कैसे फिल करें, यानी इनको इनिशियलाइज कैसे करें। जिस तरह से स्ट्रक्चर्स वेरिएबल्स को क्रिएट करने के 2 तरीके, तो स्ट्रक्चर्स को इनिशियलाइज करने के भी यहाँ पर हम 2 तरीके डिस्कस करेंगे। तो पहले तरीके में देखिए हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, और जब हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के बाद, जैसे हमने यहाँ लिखा E1, तो उसके बाद आप इक्वल ऑपरेटर देंगे और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके बाद आप जो मेंबर एलिमेंट्स उनकी वैल्यूज दे सकते हैं स्ट्रक्चर
اور آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس ترتیب میں آپ نے ویریبلس کریٹ کیے اسی ترتیب میں آپ ان کی ویلیوز دیں گے. تو جو فرسٹ ویلیو ہے 5 یہ اسٹور ہوگی آئی ڈی ویریبل میں، سیکنڈ جو اسٹرنگ ہے یہ نیم ویریبل میں اسٹور ہوگا، اور تھرڈ یہ جو ہمارے پاس فلوٹ ویلیو آ رہی ہے 50,000 کی، یہ کہاں اسٹور ہوگی؟ تھرڈ جو یہاں پہ ویریبل مینشن ہے سیلری، اس میں. تو اس کی ریپرزنٹیشن ہم نے یہاں دی ہوئی ہے کہ آئی ڈی میں 5 اسٹور ہو چکے ہیں، یاسر عرفات نیم میں اسٹور ہوا، اور سیلری ویریبل میں سیلری اسٹور ہو چکی ہے. تو اس طرح سے ہم اسٹرکچرز کو انیشلائز کر سکتے ہیں. تو یہ فرسٹ میتھڈ ہو گیا. سیکنڈ میتھڈ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے لکھا اسٹرک امپلائی، تو یہ ہم نے پوری یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ جو کریٹ کی ہوئی یہاں پہ اسٹرک امپلائی. تو یہ اسٹرک امپلائی کمپلیٹلی آپ اس کو ایز اے یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ کہہ سکتے ہیں. تو اسٹرک امپلائی کے بعد ہم نے E2 ویریبل کا نام دیا، اکول سائن کے بعد ہم نے کرلی بریکٹ میں اسٹرکچر ویریبلز کی ویلیوز دے دی. تو E2 کے آئی ڈی ویریبل میں 8 اسٹور ہوں گے، اور E2 کے نیم ویریبل میں یاسر، اور E2 کے سیلری ویریبل میں 25,000. تو یہاں پہ دیکھیں 8 یاسر اور 25,000 اسٹور ہو گئے. تو یہ تو ہم نے دیکھا کہ ہم کس طرح سے اسٹرکچرز کو انیشلائز کرتے ہیں. اب آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈیٹا ہم اسٹور کر چکے ہیں اس ڈیٹا کو ہم کس طرح سے ایکسیس کریں. یعنی اگر ہم انیشلائزیشن نہیں کرنا چاہتے اور بعد میں ویلیوز دینا چاہیں تو ہم کس طرح سے ان لوکیشنز کو ایکسیس کریں اور کس طرح سے ان ویلیوز اسٹور کریں. یا پھر اگر ہم انیشلائز کر چکے ہیں اور کچھ ویلیوز یہاں موجود ہیں تو ان ویلیوز کو کس طرح سے ایکسیس کریں اور کس طرح سے اسکرین پہ ہم اگر ڈسپلے کرنا چاہیں تو کس طرح سے ڈسپلے کریں. تو یہاں ہم نے مینشن کیا ہے کہ ڈاٹ آپریٹر ہم یوز کرتے ہیں جب بھی ہمیں اسٹرکچر کے ممبر ایلیمنٹس کو ایکسیس کرنا ہو. تو یہ جسٹ ڈاٹ ہمیں یوز کرنا ہے. اس کا سینٹیکس کیا ہوگا؟ سینٹیکس بہت سمپل ہے. جو آپ نے اسٹرکچر ٹائپ ویریبل کریٹ کیا ہے پہلے اس کا نام آئے گا، ڈاٹ دیں گے، اور اس کے بعد اسٹرکچر کے اندر جو ہم نے ممبرس کریٹ کیے ان ممبرس میں سے آپ جس ممبر کا نام دیں گے وہ ممبر ایکسیس ہو جائے گا. مزید اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم ایک ایگزامپل ڈسکس کرتے ہیں چھوٹا سا. تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ہم کیا کر رہے ہیں، اسٹرکچر کریٹ کر رہے ہیں اسٹرک امپلائی. اس میں ہم نے یہ 3 ممبر دے دیے، آئی ڈی، نیم، سیلری. یہاں پہ اسٹرکچر ڈکلیریشن کمپلیٹ ہو رہی ہے اور لاسٹ میں سیمی کولن یہ دینا لازمی ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے. وائڈ مین لکھا، وائڈ مین کے اندر ہم ایک ویریبل کریٹ کر رہے ہیں اسٹرکچر ٹائپ. تو پہلے ہم نے لکھا اسٹرک امپلائی اور اس کے بعد E1 ہمارے ویریبل کا نام ہے جو اسٹرک امپلائی ٹائپ کا ویریبل ہے. یعنی E1 میموری میں 31 بائٹ الوکیٹ کرے گا اور یہ ان 3 ممبرس کو کنٹین کر رہا ہے، آئی ڈی، نیم اینڈ سیلری. تو ہم نے انیشلائزیشن کر دی E1 کی، تو آئی ڈی کی ویلیو ہو گئی 8 اور نیم کی ویلیو ہم نے دے دی یاسر عرفات، اور جو سیلری ہے اس کو ہم نے انیشلائز کر دیا 25,000 سے. تو اگر اس کی ہم پکٹوریل ریپرزنٹیشن دیکھیں تو یہاں ہم نے مینشن کی ہوئی کہ آئی ڈی ویریبل میں 8 ہے اور نیم ویریبل میں یاسر عرفات اور سیلری میں 25,000. اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں ہم نے پرنٹ ایف کمانڈز دی ہوئی ہیں 3. تو جب ہم لکھتے ہیں پرنٹ ایف بیکسلیشن آئی ڈی اور یہاں پہ ہم نے دیا %d، تو یہاں پہ دیکھیں ہم اس طرح سے ایکسیس کرتے ہیں ممبر ایلیمنٹس کو اسٹرکچر کے. ہم نے لکھا E1 جو ویریبل نیم ہے، ڈاٹ، یہاں بیچ میں ہم نے ڈاٹ مینشن کیا ہوا ہے، اس ڈاٹ کے بعد ممبر کا نام کیا، آئی ڈی. تو E1 ڈاٹ آئی ڈی، یعنی یہ جو ویلیو 8 ہے یہ ڈسپلے ہو جائے گی اسکرین پہ. اس کے بعد ہم نیم کو پرنٹ کر رہے ہیں تو ہم نے لکھا E1 ڈاٹ نیم، تو یاسر عرفات ڈسپلے ہو جائے گا. پھر ہم بتا رہے ہیں یہاں پہ سیلری، اور یہاں پہ ہم نے %.2f دیا ہوا ہے، یعنی ڈیسیمل کے بعد صرف 2 ڈیجٹس ڈسپلے ہونے چاہیے، تو اس لیے ہم نے %.2f دیا ہے. E1 ڈاٹ سیلری، تو سیلری ممبر ایلیمنٹ جو اسٹرکچر کا ہے وہ ایکسیس ہوگا اور یہ جو ویلیو ہے اسکرین پر ڈسپلے ہو جائے گی. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھیں کیا کر رہے ہیں، E1 ڈاٹ آئی ڈی ایکولس ٹو 10. تو ہم یہ لکھ رہے ہیں کہ جو 10 ویلیو اسائن کر دو E1 ڈاٹ آئی ڈی میں، تو اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ یہاں پہ یہ جو 8 اسٹور ہے یہ اوور رائٹ ہو جائیں گے اور 8 کی جگہ کیا آ جائے گا، 10 آ جائے گا. اس کے بعد جب ہم دوبارہ پرنٹ کریں گے آئی ڈی، تو اب ویلیو جو پرنٹ ہوگی آئی ڈی کی وہ ہوگی 10. تو اگر ہم اس پروگرام کو رن کریں گے تو کچھ اس طرح کی آؤٹ پٹ آئے گی ہمارے پاس. تو سب سے پہلے دیکھیں آئی ڈی کی ویلیو پرنٹ ہو گئی 8 جو یہاں موجود ہے، پھر نیم پرنٹ ہو گیا اور اس کے بعد سیلری ڈسپلے ہو جائے گی. اور سیلری کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم نے یہاں پہ آئی ڈی کی ویلیو اپڈیٹ کر دی، E1 ڈاٹ آئی ڈی کا 10، تو ویلیو چینج ہو گئی. تو اس کے بعد جب ہم دوبارہ پرنٹ کریں گے تو یہاں پہ 10 ویلیو ڈسپلے ہو جائے گی. تو آئیے ایک اور ہم ایگزامپل ڈسکس کرتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے ایک پورا پروگرام بنایا ہوا ہے جس میں ہم نے اسٹرکچرز کے تمام تر کانسیپٹس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. تو سب سے پہلے ہم اسٹرک امپلائی یہ ایک اسٹرکچر کریٹ کر رہے ہیں، آئی ڈی، نیم اینڈ سیلری. اس کے بعد ہم نے وائڈ مین لکھا ہے اور یہاں پہ اسٹرکچر ٹائپ ویریبل ہم ایک E1 کریٹ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ آپ نوٹ کریں E1 ویریبل کو ہم نے ڈکلیئر تو کیا ہے
लेकिन इसको इनिशियलाइज नहीं किया, तो इसलिए E1 के जो मेंबर एलिमेंट्स होंगे आईडी नेम सैलरी, उनमें कोई भी वैल्यू नहीं होगी, अनइनिशियलाइज्ड होंगे। उसके बाद एक और हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं स्ट्रक्ट एम्प्लॉय E2 और इसको इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे E2 का जो आईडी वेरिएबल होगा उसमें 10 वैल्यू होगी, नेम में मोहम्मद अली और सैलरी वेरिएबल में 12,000। तो यहाँ पे हम आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप चाहें इनिशियलाइज करना तो इनिशियलाइज कर सकते हैं, और अगर आप अनइनिशियलाइज वेरिएबल्स डिक्लेयर करना चाहें और रन टाइम पे इनपुट लेना चाहें तो उसके लिए आप कौन से स्टेप फॉलो करेंगे, तो वो भी हमने इस प्रोग्राम में बताया है। तो हम E1 में रन टाइम पे इनपुट लेंगे। तो यहाँ देखिए स्क्रीन क्लियर हो गया, मैसेज आ गया एंटर एम्प्लॉय आईडी। तो जैसे ही मैसेज डिस्प्ले होगा यूजर से इनपुट ली जाएगी और वो इनपुट कहाँ स्टोर होगी, E1.id, यानी E1 जो अनइनिशियलाइज वेरिएबल है, हम रन टाइम पे इनपुट ले रहे हैं आईडी की और आईडी वेरिएबल में E1 के स्टोर करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमने फ्लश ऑल लिखा हुआ है, तो ये हम इसलिए दे रहे हैं कि ताकि जितने भी ओपन बफर्स हैं वो क्लोज हो जाएं। अदरवाइज ये होता है कि जब आप इनपुट ले रहे होते हैं फ्लोट वेरिएबल्स में तो आपकी इनपुट स्किप हो जाती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे फ्लश ऑल को यूज किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद printf एंटर एम्प्लॉय नेम, और उसके बाद गेटएस फंक्शन के थ्रू हम इनपुट ले रहे हैं, क्योंकि हम स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हैं तो इसलिए हमने गेटएस फंक्शन यूज किया हुआ है, गेटएस E1.name। तो जो भी हम स्ट्रिंग इनपुट देंगे E1.name यानी E1 के नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद हम प्रिंट करवा रहे हैं मैसेज एंटर एम्प्लॉय सैलरी, जो भी सैलरी हम इनपुट करेंगे रन टाइम पे E1 जो हमारे पास स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल है उसके जो मेंबर एलिमेंट है सैलरी उसमें स्टोर हो जाएगी। उसके बाद एक मैसेज आएगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, गेट ch हमने स्क्रीन को होल्ड करने के लिए दिया। जैसे हम कोई की प्रेस करेंगे तो उसके बाद तमाम तरह यहाँ पे देखिए जो printf इंस्ट्रक्शंस हैं वो डिस्प्ले करवा रही हैं वैल्यूज को दो स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल में से E1 और E2 में से। तो E1.id, E1.name, E1.salary डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह से एस्टेरिक्स की एक लाइन प्रिंट होगी, उसके बाद E2.id, E2.name और E2.salary डिस्प्ले हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे गेट ch स्क्रीन को होल्ड करने के लिए दिया हुआ है हमने, एंड देन प्रोग्राम एग्जिट। तो इस प्रोग्राम को जब आप रन करेंगे तो कुछ इस तरह की आउटपुट आएगी आपके पास, एंटर एम्प्लॉय आईडी। तो हमने सपोज वैल्यू दे दी 20, तो E1.id में 20 आ चुके हैं। एंटर एम्प्लॉय नेम ने नाम टाइप कर दिया यासिर अरफात मलकानी, ये स्टोर होगा E1.name में। और फिर हमने दे दिया एंटर एम्प्लॉय सैलरी, तो जस्ट ये हमने रफली कुछ दिया हुआ है 8,576, तो ये स्टोर हो जाएंगे E1.salary वेरिएबल में। उसके बाद ये मैसेज आ गया प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो जैसे हम कोई की प्रेस करते हैं तो उसके बाद ये तमाम तर printf कमांड्स एग्जीक्यूट होंगी। और ये देखें ये फर्स्ट यहाँ पर ये जो हमारे पास 20 यासिर अरफात मलकानी और ये सैलरी आ रही है, ये E1 का डेटा आ रहा है और ये E2 वेरिएबल से जो डेटा प्रिंट हो रहा है वो यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। तो दोनों स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल्स जो थे E1, E2 उन तमाम तक का डेटा यहाँ हमने डिस्प्ले कर दिया विद हेल्प ऑफ ऑल दीज printf इंस्ट्रक्शंस। तो अब आइए हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल्स क्रिएट नहीं करते तो फिर हम किस तरह से स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल्स क्रिएट करें। तो यहाँ पे देखिए ये जो हम यहाँ लिख रहे हैं स्ट्रक्ट एम्प्लॉय int id कैरेक्टर नेम फ्लोट सैलरी, और यहाँ पे हमने सेमीकोलन दिया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो इस सेमीकोलन से पहले इस तरह से लिख सकते हैं E1, E2। तो हमने E1 को इनिशियलाइज नहीं करना तो इसलिए हमने E1 जस्ट लिखा हुआ है और कॉमा के बाद E2 लिख के इक्वल साइन देके हमने इनिशियलाइज किया हुआ E2 वेरिएबल को। तो आप अगर यहाँ पे इस तरह से मेंशन करेंगे तो फिर आपको ये जो दो हमने इंस्ट्रक्शंस यहाँ दी हुई हैं स्ट्रक्ट एम्प्लॉय E1 और स्ट्रक्ट एम्प्लॉय E2, इन दोनों लाइंस को देने की कोई जरूरत नहीं है, आप इनको यहाँ से स्किप कर सकते हैं और इस तरह से डायरेक्टली लिख सकते हैं, यानी ये चेंजेस आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक तो अभी हमने जो बेसिक्स थी स्ट्रक्चर की उन्हें डिस्कस कर लिया, उम्मीद है ये आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ हम दो एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड सेव करना चाहते हैं या दो एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करना चाहते हैं। अगर हमारे पास 1000 एम्प्लॉइज हैं तो फिर हम क्या करें, क्या आप इस तरह से करेंगे E1, E2, E3, E4 जाते E100 तक या E1000 तक, या फिर अगर हमारे पास 10,000 है तो फिर आप किस तरह से मैनेज करेंगे। तो जब हमारे पास बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स हो तो हम इंडिविजुअल स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल्स नहीं बनाते। तो अगर हम इंडिविजुअल वेरिएबल्स नहीं बनाते तो फिर क्या करते हैं, तो उसका जो फिजिबल सोल्यूशन होगा वो ये होगा कि हमें क्रिएट करना होगी एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो आइए डिस्कस करते हैं कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। एरे ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली एक आपके पास रिकॉर्ड्स है, यानी अगर आप एक ही तरह के बहुत सारे रिकॉर्ड्स स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आप पहले इस तरह से एक सिंगल रिकॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, जिसे हम एक रिकॉर्ड कह सकते हैं। उसके बाद आप इसी टाइप की एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा है स्ट्रक्ट एम्प्लॉय EMP और हमने यहाँ साइज बताई है 4,
यानी हम एम्प्लॉय टाइप के 4 रिकॉर्ड्स इस EMP वेरिएबल के थ्रू स्टोर कर सकते हैं और उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। इसके अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखें तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ मेंशन की हुई है कि आपके पास एक एरे क्रिएट हो चुका है EMP, और EMP0 पॉइंट करेगा फर्स्ट स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल को यानी फर्स्ट रिकॉर्ड को, EMP1 सेकंड रिकॉर्ड को, EMP2 थर्ड और EMP3 फोर्थ रिकॉर्ड को। तो ये आपका रिकॉर्ड सेट कहलाएगा। तो यानी अगर आप रिकॉर्ड प्रोसेसिंग करना चाहते हैं सी लैंग्वेज में तो आपको एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स का पता होना लाजमी है। तो यहाँ पे ये एक तरह से हमने एक कंप्लीट रिकॉर्ड सेट बना दिया। अब आपने ये तो सीख लिया कि जब सिंपल स्ट्रक्चर हो तो हम उसके मेंबर एलिमेंट्स को किस तरह एक्सेस करें, लेकिन अगर हमारे पास ये कंप्लीट रिकॉर्ड सेट है तो इसमें जो इंडिविजुअल लोकेशंस हैं या इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट्स हैं, इनमें से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को हमें एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे। उसके लिए देखिए हम यहाँ पे अगर लिखते हैं EMP2.id equals to 10, तो इसका मतलब ये है कि रिकॉर्ड सेट 3 का जो ID वेरिएबल है उसमें 10 स्टोर कर दो। तो यहाँ पे देखें EMP2 किसको पॉइंट कर रहा है, इस रिकॉर्ड सेट को, तो इसके ID वेरिएबल में क्या स्टोर कर दो 10, तो यहाँ पे 10 स्टोर हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप फर्स्ट जो रिकॉर्ड हमारा मौजूद है यहाँ पे इसके सैलरी फील्ड को एक्सेस करना चाहते हैं या सैलरी मेंबर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप EMP और 2 की जगह लिखेंगे 0 और ID की जगह लिखेंगे सैलरी, यानी EMP0.salary। यहाँ पे जो भी वैल्यू असाइन करेंगे वो वैल्यू यहाँ स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी मेंबर एलिमेंट को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, एक तो एरे का जो इंडेक्स नंबर है वो आप देंगे और डॉट के बाद जो भी मेंबर एलिमेंट का नाम है वो आप मेंशन करेंगे, तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। मजीद इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आइए सी का हम एक प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड की stdio.h, क्योंकि हम यहाँ पे नल यूज करने वाले हैं और नल कांस्टेंट जो डिफाइन हुआ हुआ है stdio.h में। स्ट्रक्ट ये हमने एम्प्लॉय टाइप क्रिएट की, ID, नेम, सैलरी, इससे आप पहले ही फेमिलियर हो चुके हैं। वाइड मेन के बाद यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्ट्रक्ट एम्प्लॉय E4, तो यहाँ पे हम एक एरे क्रिएट कर रहे हैं और इस एरे की टाइप क्या है, यूजर डिफाइन टाइप जो अभी हमने क्रिएट की है स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, और मैक्सिमम लोकेशंस कितनी हम दे रहे हैं 4, यानी 4 एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड आप रख सकते हैं इस रिकॉर्ड सेट में। उसके बाद हमने यहाँ इंटीजर ए लिखा हुआ है क्योंकि हम लूप यूज करेंगे, तो लूप के काउंटर के तौर पे ए वेरिएबल हम यूज करेंगे। यहाँ पे ये जो हम लाइन दे रहे हैं फ्लोट एस्टेरिक FP इक्वल्स टू नल, तो बेसिकली अगर आप ये नहीं देंगे तो हम स्ट्रक्चर में जो फ्लोटिंग पॉइंट इनपुट ले रहे हैं उसमें आपके इनपुट स्किप हो जाएंगे। तो अवॉइड फ्लोटिंग पॉइंट लिंकिंग एरर हमने यहाँ पे लाइन एड की हुई है। इसका स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट हम जो इनपुट स्किप होगी उसको अवॉइड करने के लिए ये लाइन लिख रहे हैं। उसके बाद क्लियर स्क्रीन हो गया। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं फॉर a इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमारे पास टोटल 4 रिकॉर्ड सेट्स हैं और 0 लोएस्ट इंडेक्स होगा हमारे एरे का और अपर इंडेक्स क्या होगा 3। तो लूप कब तक चलेगा, 0 से लेकर 3 तक। तो a की इनिशियल वैल्यू 0 है, a लेस देन इक्वल्स टू 3, a++। तो ये लूप 0 से 3 तक टोटल 4 टाइम्स चलेगा। और यहाँ पे मैसेज आएगा फर्स्ट टाइम एंटर एम्प्लॉय ID, तो हम जो भी एम्प्लॉय ID फर्स्ट टाइम इनपुट करेंगे तो देखिए कहाँ स्टोर कर रहे हैं हम, एड्रेस ऑफ E ऑफ A। तो A की इनिशियल वैल्यू क्या है 0, तो जो फर्स्ट रिकॉर्ड सेट होगा उसके ID वेरिएबल में ये ID स्टोर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये फ्लैश ऑल में पहले ही आपको बता चुका हूँ, तो हमने यहाँ दिया हुआ है ताकि हमारा जो इनपुट है वो स्किप ना हो, फ्लोटिंग पॉइंट इनपुट। printf एंटर एम्प्लॉय नेम, उसके बाद हम यहाँ दे रहे हैं गेट एस E ऑफ A, तो E ऑफ 0 डॉट नेम, तो जो 0 इंडेक्स है जो फर्स्ट रिकॉर्ड सेट है, तो जो भी हम नेम इनपुट करेंगे वो फर्स्ट रिकॉर्ड सेट के नेम फील्ड में स्टोर हो जाएगा। फिर मैसेज आएगा एंटर एम्प्लॉय सैलरी, जो भी हम सैलरी देंगे तो एड्रेस ऑफ E ऑफ A यानी E ऑफ 0 डॉट सैलरी, तो जो फर्स्ट रिकॉर्ड सेट है उसकी सैलरी फील्ड में ये सैलरी जो भी यूजर इनपुट करेगा स्टोर हो जाएगी। तो जैसे ये फर्स्ट रिकॉर्ड कंप्लीट होगा तो वापस A में इंक्रीमेंट होगा, A की वैल्यू 1 हो जाएगी और दोबारा से ये कोड एग्जीक्यूट होगा, सेकंड रिकॉर्ड सेट फिल होगा, फिर थर्ड टाइम A की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो थर्ड रिकॉर्ड सेट फिल होगा, A की वैल्यू 3 होगी, तो हमारा फोर्थ रिकॉर्ड सेट प्रोसेस हो जाएगा और उसमें भी डेटा स्टोर हो जाएगा। और जैसे ही A की वैल्यू 4 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम लूप से बाहर आएंगे और इस दौरान हमारे 4 के 4 रिकॉर्ड्स स्टोर हो चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद एक मैसेज आएगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और जैसे हम कोई की प्रेस करेंगे तो स्क्रीन रेज होगा और उसके बाद ये कुछ आपकी हेडिंग डिस्प्ले होगी एम्प्लॉइज रिकॉर्ड, और दोबारा से हम सेम लूप स्टार्ट कर रहे हैं यानी 0 से लेकर 3 तक। और इस दफा हम इनपुट नहीं ले रहे लूप बॉडी में, जस्ट डिस्प्ले कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय रिकॉर्ड नंबर
यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू अगर 0 है तो हम रिकॉर्ड का जो नंबर शो करना चाह रहे हैं वो 1 से 4 तक शो करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर को डिस्प्ले किया है a+1, यानी अगर ए की वैल्यू 0 है तो 1 शो करो, ए की वैल्यू जैसे ही 1 होगी तो यहाँ 2 होगा, और फाइनली जब ए की वैल्यू 3 होगी तो स्क्रीन पे 4 शो होगा। तो टोटल 4 रिकॉर्ड्स हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह से एक इंक्रीमेंट करके शो किया हुआ है। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी डिस्प्ले होगी, नेम, सैलरी, तो ये सेम इंडेक्स नंबर्स को हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो इस तरह से 4 आइटरेशंस यहाँ एग्जीक्यूट होंगी। चारों आइटरेशंस में आपके चारों के चारों रिकॉर्ड्स जो आपने इनपुट किए होंगे वो डिस्प्ले हो चुके होंगे। तो इस प्रोग्राम का जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो कुछ इस तरह से कि जब आपका ये लूप एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो यहाँ पे फर्स्ट मैसेज आ गया एंटर एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, तो ये एंटर एम्प्लॉय आईडी आ गया और आपने जो भी एम्प्लॉय आईडी दी, हमने क्या दिया यहाँ पे 2, तो 2 स्टोर हो जाएंगे फर्स्ट रिकॉर्ड सेट में, ठीक है। तो आपके पहले रिकॉर्ड सेट में एम्प्लॉय आईडी 2 है, पहले रिकॉर्ड सेट में जो नाम है वो यासिर अरफात मलकानी है और सैलरी ये है। फिर यहाँ से आपका सेकंड रिकॉर्ड सेट यानी सेकंड आइटरेशन शुरू है, तो सेकंड रिकॉर्ड सेट में जो नेम है वो जाहिद है और यहाँ पे सैलरी है। इसी तरह से थर्ड रिकॉर्ड सेट यहाँ खत्म हो रहा है और यहाँ पे आपका फोर्थ रिकॉर्ड सेट खत्म हो रहा है, और उसके बाद मैसेज आया है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, यानी आप यहाँ पे मौजूद है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और गेट ch की वजह से स्क्रीन होल्ड हो गया। जैसे ही आप यहाँ से कोई की प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपके पास यानी ये हेडिंग्स डिस्प्ले हो जाएंगी, एम्प्लॉइज रिकॉर्ड। उसके बाद जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो आपके पास इस तरह से आउटपुट जनरेट होगी, एम्प्लॉय रिकॉर्ड नंबर। तो जब ए की वैल्यू 0 थी तो 0+1 यहाँ क्या शो हुआ 1, और एम्प्लॉय आईडी क्या शो हो रही है 2, जो आपने पहला रिकॉर्ड दिया था। तो इस तरह से 1 2 3 4 आपके चारों के चारों रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो गए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हम रिकॉर्ड सेट्स किस तरह से प्रोसेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स। और ये रिकॉर्ड प्रोसेसिंग आपके लिए बहुत यूजफुल टॉपिक है जब आप सी फाइलिंग की बात करते हैं, यानी जब आप परमानेंटली डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, या आप इसको इस तरह जर्नलाइज कर सकते हैं कि जब भी आप कोई रियल वर्ल्ड सी के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जिसमें डेटा इन्वॉल्व है और उस डेटा को हमें स्टोर करना है कहीं पर, तो आपको सी फाइलिंग करना होगी, और सी फाइलिंग में स्ट्रक्चर्स का एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये जो 2 प्रोग्राम्स मैंने आपको अभी तक यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किए, आइए अब हम इनको टर्बो सी की आईडी में रन करके भी देखते हैं। सो हियर इट इज, तो ये देखिए सेम एग्जांपल है और इसको हमने इस दफा मॉडिफाई किया है E1, E2, और यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दिया E2 को। बाकी तमाम तर कोड जो थोड़ी देर पहले मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, सेम वही कोड यहाँ मौजूद है तमाम तर, तो दोबारा इसको एक्सप्लेन करने की मुझे लग रहा है कि कोई हमें जरूरत नहीं है। तो हम जैसे इस प्रोग्राम को रन करके उसकी आउटपुट देखते हैं। तो जैसे हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो हमसे एम्प्लॉय आईडी के लिए कहा गया, हमने 7 दे दिया, नाम पूछा जा रहा है तो नाम मैंने यासिर अरफात दे दिया। उसके बाद सैलरी आप कुछ भी दे सकते हैं। तो उसके बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैसेज आ गया प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो जैसे हम कोई की प्रेस करते हैं तो एम्प्लॉय आईडी 7, एम्प्लॉय नेम यासिर अरफात मलकानी, एम्प्लॉय सैलरी जो हमने इनपुट की है वो यहाँ मेंशन हो रही है, ठीक है। और जो सेकंड रिकॉर्ड है जिसमें लिखा है एम्प्लॉय आईडी 10 मोहम्मद अली और 12,000, ये तो पहले से इनिशियलाइज हुआ है। तो आपने देखा ये प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब हम आते हैं सेकंड प्रोग्राम पे, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स का जो हमने प्रोग्राम डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखें सेम वही कोड जो थोड़ी देर पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ मौजूद है, तमाम तर वही चीजें जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ एग्जैक्टली सेम। तो इस कोड को अब हम रन करके देखते हैं। तो जैसे हमने रन किया तो मैसेज आ गए एंटर एम्प्लॉय आईडी। तो फर्स्ट रिकॉर्ड के तौर पे हम आईडी दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 5। तो यहाँ पे हम कोई भी नाम दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। हमने दे दिया ABC1 और सैलरी कुछ भी रफली हम दे देते हैं। अब मैसेज आ गया एंटर एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ हमने आईडी दे दी 6 और यहाँ पे हम कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे नाम दे दिया यासिर अरफात और सैलरी हम कुछ भी दे देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड रिकॉर्ड के लिए हमसे डेटा मांगा जा रहा है, एम्प्लॉय आईडी 20 हम दे देते हैं और नेम यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने नाम दे दिया शायान और उसके बाद हम एंटर करते हैं, सैलरी कुछ भी दे देते हैं हम। और लास्ट रिकॉर्ड के लिए जो फोर्थ रिकॉर्ड इसके लिए एम्प्लॉय आईडी मांगी जा रही है, एम्प्लॉय आईडी हम दे दी 50 और यहाँ पे नाम हम कुछ भी दे सकते हैं शाहजैन और उसके बाद सैलरी आपने मेंशन कर दिया यहाँ पे और एंटर। तो जैसे फोर्थ रिकॉर्ड के बाद हमने एंटर प्रेस किया तो मैसेज आ गया प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। जैसे हम कोई की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये तमाम तरह रिकॉर्ड्स जो हम इनपुट कर चुके हैं ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये देखें एम्प्लॉइज रिकॉर्ड्स, ये हेडिंग आ गई। उसके बाद एम्प्लॉय रिकॉर्ड नंबर 1 और एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम जो हमने एंटर किया था, सैलरी, तो तमाम तर
इंफॉर्मेशन जो थोड़ी देर पहले हम एंटर कर चुके हैं चारों रिकॉर्ड्स की सूरत में वो यहाँ डिस्प्ले हो रही है। उम्मीद है कि आपको स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में शेयर करें मेरे साथ। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके तमाम तक कमेंट्स को रिप्लाई कर सकूं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं और आपके क्लिक से और ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ।